Hello everyone, welcome to the Layman Way. And this video is a part of my playlist on government schemes, which as usual you can always go on the I button in the top right corner and view our full playlist. Alright guys, if you are new to the channel, do not forget to like, subscribe, share and also turn on the notifications. Do recommend the video to your friends, and if you are following this playlist, do not forget to leave a comment down below and share your progress with others so that we can motivate one another, and let's get started. तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का वीडियो, जिसमें हम गवर्नमेंट स्कीम्स को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में बोला था कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे में जितनी भी स्कीम्स मेंशन हुई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि सिंस हाईलाइटेड स्कीम्स हैं सारी। तो हम इस पे फोकस करके चलेंगे और इन स्कीम्स को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी स्कीम्स हैं। तो आपकी स्कीम्स का भी रिवीजन हो जाएगा और साथ में आपको थोड़ा आइडिया भी लग जाएगा कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे में फोकस किस किस चीज़ पे था, है ना। तो चलिए जल्दी से कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो स्कीम है वो है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। क्योंकि सरकार का मोटिव इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, तो ये स्कीम हमारे लिए हो जाती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो क्या है ये नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन? तो देखो, नाम से देखो, सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है भाई? कि एनर्जी, रोड्स में इन्वेस्ट करना, है ना। कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रोड्स में इन्वेस्ट करना, एयरपोर्ट्स बनाना, ठीक है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में क्या है कि ऑल ओवर इंडिया, है ना, ऑल ओवर इंडिया आपका कुछ कुछ सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट होगा। अब वो कौन कौन से सेक्टर हैं? वो हैं एनर्जी, रोड्स, इरिगेशन। इरिगेशन में आ जाएगा रूरल एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, ये सारी इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट होगा। मोबिलिटी, बसेस वगैरह हो गई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, है ना, इन सब में इन्वेस्टमेंट होगा। रेलवेज़ में इन्वेस्टमेंट होगा, रेलवेज़ के इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज़ करने में इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बढ़ाएंगे। पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स, जो जैसे कि मैं बात कर रहा था, ताकि पोर्ट्स का हम डेवलपमेंट करेंगे ताकि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ पाए, और एयरपोर्ट्स में भी हम लोग डेवलपमेंट करेंगे ताकि टूरिज़्म बढ़ पाए, इंटरनेशनल एक्सचेंजेस ज़्यादा हो पाए, है ना। तो इन सब पे फोकस रहेगा। बट इन सारे सेक्टर्स में से जो 70% ऑफ द जो इन्वेस्टमेंट जाएगा वो कुछ 4-5 सेक्टर्स में ही जाएगा, जो है एनर्जी, रोड्स, अर्बन, रेलवेज़। अर्बन में मतलब यही आ जाता है आपका टाउन्स का डेवलपमेंट, स्मार्ट सिटीज़ का डेवलपमेंट, ठीक है, एयरपोर्ट्स का डेवलपमेंट। रेलवेज़ में हाँ, तो एनर्जी, रोड्स, अर्बन और रेलवेज़, इनमें टोटल मिला के 70% हमारा जो है पैसा जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो ये फंडिंग दी जा रही है, जो जितना भी फंड लगेगा वो डिवाइडेड कैसे होगा? वो 39% सेंटर देगा, 39% स्टेट देगा और 22% प्राइवेट सेक्टर देगा, ठीक है। तो इस टाइप से जो है फंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो हमने क्या पढ़ लिया कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है पैसे का, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, ये पढ़ लिया। और क्या क्या कवर करेगा हमने देख लिया, कौन कौन से सेक्टर्स कवर करेगा। तो इसमें इकोनॉमिक भी है और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, दोनों टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर कवर हो रहे हैं। और अक्रॉस द कंट्री है, कोई एक पर्टिकुलर स्टेट में नहीं है, अक्रॉस द कंट्री पूरा क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करेगा, सिटीजन्स के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाएगा, है ना। उस पर ये पूरा जो प्रोग्राम है वो फोकस करता है। और ये सबसे पहले कब इंट्रोड्यूस हुआ था? ये सबसे पहले लास्ट बजट में इंट्रोड्यूस हुआ था, 1920 के बजट में। और अभी एट प्रेजेंट इसका आउटले है 111 लाख करोड़ का, ठीक है। तो जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में बोला था कि 217 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ऑलरेडी इसमें कंप्लीट हो चुके हैं, और अब इसको ये एक्सपैंड कर रहे हैं और नए 7400 प्रोजेक्ट्स को ये लोग इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अपडेट है इसके ऊपर, और इसका टेन्योर कितना है? 5 साल का, ठीक है। तो 5 साल के लिए स्कीम है, 111 लाख करोड़ का आउटले है, ठीक है। और इन इन सेक्टर्स में, जो ये वाले सेक्टर्स हैं, इनमें आपका इन्वेस्टमेंट होगा। कैसे इन्वेस्टमेंट होगा वो मैंने बता ही दिया, 39 22% करके जो फंड्स हैं वो डिवाइडेड रहेंगे। तो ये आपको याद रखना है इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी स्कीम आती है हमारी नेशनल हेल्थ मिशन। अब नेशनल हेल्थ मिशन में क्या है, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाती है क्योंकि कोविड-19 आया है हमारा, है ना, तो नेशनल हेल्थ मिशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नेशनल हेल्थ मिशन लॉन्च हुआ था 2013 में, ठीक है। तो 2013 में 2 मिशन जब चल रहे थे ऑलरेडी, एक था नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और एक था नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। तो इनको क्लब करके, है ना, इनको क्लब करके एक ही मिशन बनाया गया, जिसको इन्होंने बोला नेशनल हेल्थ मिशन, ठीक है। तो इन दोनों को क्लब करके एक मिशन बना, जो है नेशनल हेल्थ मिशन। कब लॉन्च हुआ? 2013 में, ठीक है। अब इसका फोकस क्या है? ऑब्वियसली हेल्थ पे फोकस होगा। अब हेल्थ में भी कौन कौन से सेक्टर्स पे फोकस होगा, तो चलिए देख लेते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे फोकस होगा, ठीक है। जो वुमेन जैसे प्रेग्नेंट होती हैं तो उनकी हेल्थ को इंश्योर करना,
है ना, जैसे ताकि हर जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेंस हैं और उनकी डिलीवरी जो हो रही है वो सारी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हों। जैसे आपने देखा होगा ना पुराने ज़माने में या गाँव में आज भी घर पे ही डिलीवरी हो जाती है ना, वहीं की जो फीमेल्स होती हैं वहीं डिलीवरी कर देती हैं, तो वो अनहाइजीनिक होता है, राइट। तो वो नहीं होना चाहिए, आप इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होनी चाहिए इसकी, ठीक है। तो ये हो गया। फिर मैटरनल मैटरनल वही माँ की माँ का हेल्थ को इंश्योर करता है, क्योंकि जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनकी जो हेल्थ है उन पे फोकस है। दूसरा है नियोनेटल। नियोनेटल मतलब जो इन्फेंट्स होते हैं, है ना, न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, जो नए नए जब चाइल्ड इनिशियली बॉर्न होता है तो उसको एक केयर यूनिट में रखते हैं ना, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर देने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं नियोनेटल यूनिट। तो उस पे फोकस होगा, न्यू बॉर्न चिल्ड्रंस की हेल्थ पे फोकस होगा। और फिर एडोलेसेंट हेल्थ है एक, ठीक है, इस पे ये एक पिलर है। और उसके बाद चौथा है कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, इन पे फोकस रहेगा। तो ये फोकस एरियाज़ हैं इस पे, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मैटरनल हेल्थ, नियोनेटल हेल्थ, एडोलेसेंट हेल्थ, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस पे फोकस रहेगा। अब जब ये मिशन आया तो उस मिशन में कुछ कुछ टारगेट्स रखे गए। अब हम वो टारगेट्स भी पढ़ेंगे कौन कौन से टारगेट्स हैं इसके। तो पहला टारगेट है कि भाई हमें मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है वो रिड्यूस करना है, कितना, 1 डेथ इन 1000 लाइव बर्ड्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि जिनको नहीं पता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, तो एकदम नॉर्मल सी डेफिनेशन देखो, वर्ड को तोड़ो। मैटरनल मतलब मदर, ठीक है, मैटरनल मतलब मदर, मोर्टेलिटी मतलब डेथ, और रेट मतलब किसी चीज़ का रेट होगा, ठीक है। तो मदर की डेथ का रेट की बात कर रही है, ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। तो जब प्रेग्नेंट वुमेन जो होती हैं वो चाइल्ड को बर्थ देती हैं, ठीक है, जब चाइल्ड को बर्थ देती हैं तो जो वुमेन चाइल्ड को बर्थ देते देते टाइम जिनकी डेथ हो जाती है ना, उसको हम बोलते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी, ठीक है, कि माँ की मृत्यु हो गई चाइल्ड बर्थ देते वक्त, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी। देखा होगा ना आपने मूवीज़ में कि डॉक्टर आके कभी कभार बोलता है कि यार क्रिटिकल है कंडीशन, कोई एक ही बच सकता है, या तो हम बच्चे को बचा सकते हैं या तो हम माँ को बचा सकते हैं, राइट। तो वो जो जब फीमेल की डेथ हो जाती है प्रेगनेंसी चाइल्ड को बर्थ देते टाइम, तो उसको हम बोलते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी। तो उसमें टारगेट है कि भाई हम उसको 1 डेथ तक रिड्यूस कर देंगे इन 1000 लाइव बर्ड्स। अगर 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उसमें से बस एक ही जो वुमेन है उसकी डेथ अलाउड है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये हमारा टारगेट है। दूसरा आता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट क्या होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी क्या होता है, मोर्टेलिटी तो समझ में आ गया ना, डेथ को बोलते हैं। इन्फेंट किसको बोलते हैं, लेस देन 1 ईयर ऑफ एज जिसका होता है उसको हम बोलते हैं इन्फेंट। इन्फेंट मतलब बच्चा, ठीक है। तो लेस देन 1 ईयर ऑफ एज हो गया इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को हम रिड्यूस करेंगे 25 आउट ऑफ 1000 बर्ड्स। तो अगर अगर 1000 लाइव बर्ड्स हुए हैं, अगर 1000 बच्चे जिंदा पैदा हुए हैं, अगर 1000 बच्चों को बर्थ दिया गया है, तो उसमें से हमें 25 जो हैं वो अगर मरते हैं, मतलब उनकी अगर डेथ हो जाती है, तो इतना एक्सेप्टेबल है, ये हमारा टारगेट है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अभी इंडिया का ज़्यादा है इससे, तो इतना मतलब इतना हमको रिड्यूस करना है, दैट इज़ आवर टारगेट। उसके बाद दूसरा क्या है, टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 तक हमको करना है। टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है कि एक जो वुमेन है ना, वो अपने जो उनका प्रेगनेंसी वाला एज रहता है, वो कितने बच्चों को बर्थ देती है, ठीक है। तो एक वुमेन कितने बच्चों को बर्थ देती है, दैट इज़ कॉल्ड टोटल फर्टिलिटी रेट। तो अब इसमें 2.1 का क्या मतलब है, 2.1 क्या है, मतलब या तो 2 होगा या तो 3 होगा, बच्चा 2.1 कैसे हो सकता है, ठीक है। तो इसका कंसेप्ट ये है कि देखो, टोटल फर्टिलिटी रेट में क्या होता है, जैसे मान लो किसी किसी मदर ने 3 बच्चों को वो दिया, क्या बोलते हैं, 3 बच्चों को उन्होंने बर्थ दिया, ठीक है। बट इसमें से एक बच्चा लेट से मर गया, ठीक है। और ऐसे ही किसी मदर ने मान लो 5 बच्चों को बर्थ दिया, उसमें से 2 मर गए, ठीक है, तो 3 बचे। तो ऐसे करके जब ये पूरी पॉपुलेशन का, पूरे जितने भी इंडिया में मदर्स हैं उन सब का एवरेज आउट लिया जाता है ना, तो उसको बोल देते हैं 2.1। मतलब वो आता है 2.1 क्योंकि वो एवरेज आउट हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि 0.1 बच्चा पैदा हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है। तो 2.1 एक्सेप्टेबल है। दिस इज़ ऑल्सो आर टोटल रिप्लेसमेंट रेट। रिप्लेसमेंट रेट मतलब कि देखो, एक मेल है और एक फीमेल है, दोनों ने कॉपुलेट किया, ठीक है, और 2 बच्चे पैदा हुए, ठीक है, 2 बच्चे पैदा हुए, तो इन्होंने अपनी जनरेशन ने आगे वाली जनरेशन को रिप्लेस कर दिया। मतलब ये वाली जनरेशन अब आ गई इनकी जगह, ठीक है। तो ना पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई ना पॉपुलेशन डिक्रीज़ हुई, ठीक है। अब अगर यही एक बच्चा पैदा होता तो क्या हो जाता, पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो जाती ना, करेक्ट। आगे आने वाली जनरेशन पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो जाती। तो इसको हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट रेट। टोटल रिप्लेसमेंट रेट भी इसी को ही बोलते हैं
कि भाई जो एक जनरेशन है वो कितने बच्चे पैदा करे, तो ताकि जो भी पॉपुलेशन अभी एट प्रेजेंट है हमारी वो रिप्लेस हो जाए नई जनरेशन से, ठीक है। यहाँ पे 2 था, अब यहाँ पे भी 2 आ गए, है ना, तो ये रिप्लेस हो गई। अब ये मैंने आपको 1.1 का कंसेप्ट बता ही दिया कि 2.1 क्यों है, ताकि जो जो भी बच्चे मर जाते हैं, मान लो किसी माँ ने 2 बच्चों को जन्म दिया था, है ना, बट उनमें से कोई एक मर गया, ठीक है, तो इसको अकाउंट करने के लिए वो 2.1 रखा गया है, ठीक है। तो दिस इज, ये हमारा टारगेट है। प्रिवेंशन एंड रिडक्शन ऑफ एनीमिया, एनीमिया जो है वुमेन में उनको उसको हमको कम करना है 15 to 49 ईयर्स की एज में, जो वुमेंस हैं उनका, उनमें हमें एनीमिया को रिड्यूस करना है। एनीमिया क्या होता है? एनीमिया में बेसिकली आरबीसीज की कमी हो जाती है, रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है, तो उसको हम एनीमिया बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद एक बार साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक बार पढ़ लेना आप कि पूरा डिटेल में एनीमिया कैसे, क्या है, कैसे होता है, ठीक है। बट आयरन की कमी से होता है और रेड आरबीसीज कम हो जाते हैं, जहाँ तक मेरे को पता है। बट एक बार क्रॉस चेक कर लेना और कमेंट्स में भी बताना कि क्या मैं सही बोल रहा था कि नहीं, ठीक है। प्रिवेंट एंड रिड्यूस mortality एंड morbidity फ्रॉम कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल इंजरीज एंड एमर्जिंग डिसीजेज। तो वही डिसीजेज को, ये नॉर्मल स्टेट में डिसीजेज को रिड्यूस करना है। जो फैक्चुअल टारगेट्स हैं वो ये हैं, ठीक है, ये याद रखने हैं आपको। उसके बाद हाउस होल्ड आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम करना है। ये हमने बजट में भी देखा था कि सरकार का फोकस ये है कि हम हेल्थ केयर को अब हम ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, ताकि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है वो 65% से रिड्यूस होकर कुछ 35% हो जाए, ऐसा कुछ डेटा था, है ना। तो ये गवर्नमेंट फोकस कर ही रही है। एनुअल इंसिडेंस एंड मोर्टेलिटी को रिड्यूस करना है बाय, जो ट्यूबरकुलोसिस की वजह से डेथ्स होती हैं उसको हमको आधा करना है। वी हैव टू रिड्यूस इट टू हाफ, ठीक है। एक ये है। लेप्रोसी की वजह से जो डेथ्स होती हैं उनको हमको लेस देन 1 करना है, उसको एलिमिनेट करना है बेसिकली, ठीक है। इंसिडेंस टू 0 इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स, तो लेप्रोसी को एलिमिनेट करना है। मलेरिया को एलिमिनेट करना है, मलेरिया का भी इंसिडेंस जो है वो लेस देन 1 पर 1000 पीपल रखा गया है, ठीक है। और फिर माइक्रोफिलेरिया को कम करना है, लेस देन 1% करना है। तो ये सब ऐसे नॉर्मल दिमाग में रखो बस, ऐसा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है रटने के लिए, मतलब एक बार 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा खुद ही से, है ना। काला अजर को एलिमिनेट करना है, लेस देन 1 केस पर 1000 पॉपुलेशन। तो ये 5-6 बार आपको चीज़, जब एक एक चीज़ को आप 4-5 बार पढ़ोगे ना तो वो खुद ही अपने दिमाग में आ जाती है। रटने की कोशिश मत किया करो, ऐसा स्ट्रैटेजी रखा करो कि एक कोई भी चीज़ है उसको हमको 5-6 बार पढ़ना है कम से कम, ठीक है। 5-6 बार तो रीड मारना है, तो वो खुद ही अपने दिमाग में बैठ जाती है। अब नेशनल हेल्थ मिशन से रिलेट करते एक और मिशन है जिसको हम बोलते हैं नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, जो रिसेंटली लॉन्च हुआ था। अब नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन में क्या है, जैसा कि इसमें डिजिटल वर्ड आ गया, तो कुछ मतलब कुछ पीडीएफ फाइल होगी या कुछ डिजिटली हम कर रहे होंगे, कोई डिजिटल रिकॉर्ड होगा, है ना। तो वैसा है भी। तो इसमें हम क्या करेंगे, डिजिटल हेल्थ मिशन में हम क्या करेंगे, जैसे रिपोर्ट कार्ड बनता है ना आपके मार्क्स का, आप सब्जेक्ट्स में मार्क्स में जितना स्कोर करते हो वैसे आपका रिपोर्ट कार्ड बनता है, वैसे ही आपकी हेल्थ का रिपोर्ट कार्ड बनेगा। तो उस हेल्थ की रिपोर्ट कार्ड में क्या होगा, जैसे आपका ब्लड ग्रुप होगा, आपको कोई पिछली डिसीज़ थी कि नहीं थी, ठीक है, ये सब का इन्फॉर्मेशन होगा। अगर थी तो क्या प्रॉब्लम थी, कैसे ट्रीटमेंट हुआ, ये दुनिया भर का डिटेल होगा इसमें, ठीक है। तो वो आपका एक रिपोर्ट कार्ड बनेगा हेल्थ का, ठीक है। और वो एज अ रेफरेंस काम करेगा कि भाई मान लो आप कोई आपका एक यूनिवर्सल रिपोर्ट कार्ड है, ठीक है, जिसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन है और वो डिजिटल है। तो अब क्या होगा कि यही रिपोर्ट कार्ड, आप मान लो आपको कोई और प्रॉब्लम होती है, आप किसी हॉस्पिटल में जाते हो, तो आप वही सेम रिपोर्ट कार्ड किसी डॉक्टर को दिखा सकते हो। तो डॉक्टर पूछता है ना पहले पहले कोई बीमारी थी कि नहीं थी, पहले कुछ किया है कि नहीं किया है, इस टाइप से। तो वो सारा इसमें होगा डेटा, ठीक है। और वो एसेसिबल होगा जस्ट फॉर वंस। जब भी आप हॉस्पिटल में जाओगे तो वो एक बार डॉक्टर जो है वो एसेस कर सकता है इसको, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है पूरा डिजिटल हेल्थ मिशन का। अब इसमें के फीचर्स हम देख लेते हैं, इसमें क्या क्या होगा। इसमें एक यूनिक हेल्थ आईडी दी जाएगी सबको, ठीक है, ताकि वो डिजिटल हेल्थ, मतलब जैसे आईडी होती है ना, जैसे आपका आधार नंबर है, तो वैसे ही एक यूनिक हेल्थ आईडी सबको दी जाएगी। आधार नंबर टाइप कोई एक हेल्थ आईडी होगी जो सबको दी जाएगी, जिससे आपका वो हेल्थ रिकॉर्ड अनलॉक होगा, ठीक है। और एक डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड बनेगा, ये तो देख ही लिया हमने। तो हेल्थ आईडी होगी, डिजिटल डॉक्टर। डिजिटल डॉक्टर वही है कि आप ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हो, जैसे प्रैक्टो वगैरह है ना, प्रैक्टो में क्या होता है, आप ऑनलाइन डॉक्टर से कंसल्ट करते हो, है ना, वैसे ही इलेक्ट्रॉनिकली ये सब अवेलेबल हो जाएगा हेल्थ सिस्टम। हेल्थ फैसिलिटी होगी, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री होगी, पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स होंगे। इसमें 6 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, इन पे कंसंट्रेट किया गया है कि अब आपके हेल्थ रिकॉर्ड्स को कैसे एक कंसाइज वे में लाना है। ई फार्मेसी हो गई, टेलीमेडिसिन हो गई। टेलीमेडिसिन में जैसे मान लो आपको आपका ऑपरेशन होना है, बट वहाँ डॉक्टर है नहीं, तो डॉक्टर कैसे दूर से इंटरनेट के थ्रू आपके ऊपर ऑपरेट कर सकता है, रोबोट्स के थ्रू, और वो सब होता है ना। तो वो हो गया टेलीमेडिसिन में, ठीक है।
अब नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है ना, NHA, इसको बिल्ड कर रही है, इसको रोल आउट कर रही है, पूरा प्लान NHA का ही है ये, ठीक है। ये हमने देख लिया, हेल्थ ID, डिजी डॉक्टर, हेल्थ फैसिलिटी, ये सब है ही, ठीक है। अब उसके बाद इसमें मेन यही है कि एक हेल्थ ID कार्ड जो है वो इशू होगा, ठीक है, जिसमें सारा सब कुछ आपका इन्फॉर्मेशन होगा, मेडिकल डिटेल्स होंगी सारी पर्सन की, ठीक है, इंक्लूडिंग प्रेस्क्रिप्शंस, ट्रीटमेंट, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स एक्सेट्रा, जितनी भी आपकी हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होंगी वो सब इस हेल्थ ID कार्ड में होंगी, ठीक है। और ये वन टाइम एक्सेस जो है वो डेटा का डॉक्टर्स को मिलेगा, डॉक्टर्स जो और जो हेल्थ प्रोवाइडर्स हैं वो ये डेटा वन टाइम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट वाज द नीड फॉर दिस मिशन, नीड क्या क्या नीड था, मतलब ज़रूरत क्या थी कि ये हेल्थ ID और इतना सब मेहनत करी जाए। तो ये था कि सिटीजन्स फ्रॉम द चैलेंजेस ऑफ फाइंडिंग द राइट डॉक्टर्स। अब क्या होता है कि कहीं जो छोटे शहर हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, डॉक्टर्स कभी कभार अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है, तो सिटीजन्स को अच्छे डॉक्टर्स मिल नहीं पाते हैं। अब प्रैक्टो यही चीज़ तो एड्रेस कर रहा है कि आप कहीं भी बैठ के कोई भी मुंबई का भी डॉक्टर आपको कंसल्टेशन दे सकता है ना। तो आप ऐप में जाइए, आप ऐप में अपना वो प्रॉब्लम बताइए, तो कोई भी डॉक्टर जो है वो ही कैन एक्सेस योर प्रॉब्लम एंड ही कैन बेसिकली टॉक टू यू अबाउट दैट। तो इस टाइप से प्रॉब्लम होती है, ये भी यही चीज़ कर रही है। अब ये जो गवर्नमेंट है वो भी इसी नीड को जो है एड्रेस करने के लिए ये डिजिटल हेल्थ मिशन लाई है। अब इसमें राइट डॉक्टर्स आप अपॉइंट कर पाओगे, अपॉइंटमेंट जल्दी मिल जाएंगी, पेमेंट ऑफ कंसल्टेशन फ़ी, ये सब डिजिटल हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो ये सब है। कभी कभार कैश नहीं होता है, अब आज भी कभी कभार आप जाओगे तो वो कई कई हॉस्पिटल्स में बोलते हैं कि हम बस कैश ही एक्सेप्ट करते हैं, वी डोंट एक्सेप्ट डिजिटल पेमेंट्स। तो इन सब कुछ चीज़ों को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट बॉट नेशनल हेल्थ डिजिटल हेल्थ मिशन, ठीक है। उसके बाद एक आता है आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत आप पढ़ते ही आ रहे होगे अगर बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हो, कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इसमें एम है हमारा। आयुष्मान, सबका सबका हेल्थ हमको इंश्योर करना है, हमका सबका हेल्थ स्टैंडर्ड बढ़ाना है, ठीक है। तो इसमें इसमें गवर्नमेंट एम कर रही है इसमें कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी लेवल पे हेल्थ केयर को बूस्टअप किया जाए, ठीक है। इसमें क्या है, अब इसमें दो कंपोनेंट्स हैं। अब ये जो आयुष्मान भारत है ये जब इनिशियली लॉन्च हुआ था तो इसमें दो चीज़ों को सबस्यूम कर दिया गया, मतलब दो चीज़ें मर्ज कर दी गई। एक था सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम और दूसरा था राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। इन दोनों को मिला के आयुष्मान भारत बनाया हमारा, ठीक है। तो इसमें दो कंपोनेंट है, एक तो है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स और दूसरा है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो पहला क्या बोलता है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में बोला है कि हम 1.5 लाख जो प्राइमरी हेल्थ केयर यूनिट्स हैं उसको हम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और दूसरा है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। जन आरोग्य योजना में क्या है, जन आरोग्य योजना में हम इंश्योरेंस देंगे, ठीक है, 5 लाख का इंश्योरेंस देंगे पर फैमिली, है ना, पर हाउस होल्ड। तो देख लेते हैं जन आरोग्य योजना क्या है। जन आरोग्य योजना में हम जन को हम रोग मुक्त कराएंगे, आरोग्य मतलब रोग मुक्त, मतलब डिसीज़ फ्री। तो पब्लिक को हम डिसीज़ फ्री कराएंगे, दैट इज़ द मोटिव ऑफ दिस प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है। नाम से ही जितनी भी स्कीम्स हैं उनके, कभी भी कोई भी चीज़ हो ना, हमेशा नाम से तोड़ो। और कभी भी जो भी नाम होता है स्कीम का वही आपको बता देगा कि स्कीम किसके बारे में है, ठीक है, मोस्टली ऐसा होता है। तो जन आरोग्य मतलब डिसीज़ फ्री करना है हमको, तो हम क्या करेंगे, उनका हेल्थ इंश्योरेंस कराएंगे। तो लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है ये, वर्ल्ड की लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, ये फैक्ट है, याद कर लेना। वर्ल्ड की लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जो कि गवर्नमेंट फुली फाइनेंस कर रही है इसको, ठीक है। 5 लाख का इंश्योरेंस है पर फैमिली पर ईयर फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स। ध्यान रखना प्राइमरी नहीं है, क्योंकि प्राइमरी में तो हमने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बनाए हैं, ठीक है। प्राइमरी को एड्रेस करने के लिए हमने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बनाए हैं, और सेकेंडरी और टर्शरी के लिए हम 5 लाख का इंश्योरेंस दे रहे हैं, ठीक है, अक्रॉस द पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि पब्लिक प्राइवेट हॉस्पिटल दोनों कवर्ड है। 5 लाख का इंश्योरेंस जो है वो सेकेंडरी और टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स में है, ठीक है। और कवरेज कितना है, 10.7 करोड़ फैमिलीज़ को कवर करेगी ये, जिसमें मतलब एक फैमिली में अगर हम 5 जने माने कि एक फैमिली में स्टैंडर्ड 5 लोग होते हैं, तो 50 करोड़ बेनिफिशियरीज़ हैं इसके ऑलरेडी, ठीक है। और इसमें क्या होगा, एक हेल्थ आपको एक कार्ड मिलता है ना, जिससे आप ये सर्विस एक्सेस कर सकते हो हॉस्पिटल्स में जाके, तो वो कैशलेस एक्सेस है, ठीक है। तो उसमें सरकार पैसा डालती रहती है, वही इंश्योरेंस कटता रहता है। तो उस टाइप से कैशलेस एक्सेस है ये, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा भाई, ऑब्वियसली हेल्थ स्टैंडर्ड बढ़ेगा, जो भी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो कम होगा, ठीक है। कैटास्ट्रॉपिक एक्सपेंडिचर फॉर हॉस्पिटल जो है वो कम होगा। अब हर साल ये हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंडिचर की वजह से 6 करोड़ लोग पॉवर्टी में जाते हैं इंडिया में, तो वो चीज़ एड्रेस होगी इससे, ठीक है। और क्या होगा, फाइनेंशियल रिस्क को मिटिगेट करेगा ये, ठीक है। हेल्थ पे अगर आपका खर्चा कम होगा तो आप बेटर पोजीशन पे रहोगे बाकी सर्विसेज पे खर्चा करने की, ठीक है।
तो वो है। अब इसमें एलिजिबिलिटी हम देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है, इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी फैमिली, साइज़, एज, जेंडर, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या कवर है, 3 डेज़ प्री हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब हॉस्पिटल जाने से 3 दिन पहले से लेकर 15 दिन बाद तक, और 15 दिन बाद तक आपका सारा एक्सपेंस कवर होगा। क्या क्या एक्सपेंसेस है उसमें, जैसे मेडिसिन हो गया, डायग्नोस्टिक हो गया, कंसल्टेशन फ़ी हो गया, ठीक है। और टोटल मिला के 1393 प्रोसीजर्स हैं जो कवर्ड हैं, ठीक है। अब कभी आपको ऐसा स्टेटमेंट आ जाए, इट कवर्स ओनली दीज ड्रग्स, सप्लाइज, डायग्नोस्टिक सर्विसेज, फिजिशियन फीस, रूम चार्जेस, सर्जन चार्जेस, ऑपरेशन थिएटर चार्जेस, आईसीयू चार्जेस, तो नहीं, गलत हो जाएगा वो। इसके अलावा ये सब तो है ही, इसके अलावा 1393 और प्रोसीजर्स हैं जो इसमें कवर्ड हैं, ठीक है। बस आपको याद रखना है, कोई भी स्पेसिफिक वो नहीं है, मतलब स्पेसिफिक कोई सर्विस नहीं है जो कवर्ड है, बहुत सारी सर्विसेज कवर्ड है, 1393 सर्विसेज कवर्ड हैं, ठीक है। पब्लिक हॉस्पिटल्स आर रिम्बर्स्ड फॉर द हेल्थ केयर सर्विसेज एट पार विद प्राइवेट हॉस्पिटल्स। तो पब्लिक एंड प्राइवेट को सिमिलर रिम्बर्स किया जाता है दोनों के लिए। अब नेक्स्ट स्कीम पे पढ़ते हैं, जो कि है जल जीवन मिशन। जल जीवन क्या है, नाम से समझ में आ रहा है, जल मतलब वाटर, जीवन मतलब लाइफ, वाटर इज़ अ लाइफ, है ना। पानी हमारी क्या बोलते हैं इसको, लाइफ लाइन है ना, लाइफ लाइन है। तो जल जीवन मिशन में क्या है कि हम वाटर की स्कैरसिटी को एड्रेस करेंगे। तो आज भी अगर आप गाँव में जाओगे ना, तो वहाँ पे पाइप ड्रिंकिंग वाटर नहीं आता है। तो गवर्नमेंट ने इसको एड्रेस करने के लिए जल जीवन मिशन लाई है। जल जीवन मिशन में क्या है कि हम पाइप ड्रिंकिंग वाटर देंगे सारे रूरल हाउस होल्ड्स को बाई 2024। अब इसमें पाइप ड्रिंकिंग वाटर में मिनिमम स्टैंडर्ड रखा गया है कि 55 लीटर्स ऑफ वाटर पर पर्सन हम देंगे थ्रू फंक्शनल टैप्ड हाउस होल्ड, ठीक है। फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन। तो फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन से हम 55 लीटर्स ऑफ वाटर पर पर्सन हम देंगे, ठीक है। जल शक्ति मिनिस्ट्री इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, ठीक है। ये हमने बताई दिया, 55 लीटर्स ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे टू एवरी हाउस होल्ड थ्रू फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन बाय 2024। कब तक देंगे, 2024 तक, ठीक है। कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच है इसमें, ठीक है। कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच क्या होता है कि भाई हम कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व करेंगे ताकि हम वाटर कंजर्वेशन भी कर पाएँ, है ना, और इस मिशन को इम्प्लीमेंट अच्छे से कर पाएँ, ठीक है। हम उनको इन्फॉर्मेशन देंगे, उनको एजुकेशन देंगे कि भाई ये कैसे है, कैसे आप पानी बचा सकते हो, और कैसे एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर सकते हो, ठीक है। ये होगा, ये सब होगा इसमें। और ये बाकी जो सेंटर और स्टेट की वाटर कंजर्वेशन स्कीम्स हैं उनके साथ मर्ज करेगा, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे कि भाई पानी को बचाने के लिए हम लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाएंगे, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, है ना। तो ये सब हम बढ़ाएंगे, क्रिएशन ऑफ लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, है ना, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड वाटर वेस्ट फॉर री यूज़ इन एग्रीकल्चर। तो भाई जो वेस्ट वाटर हमारे घर के वॉशरूम से आ रहा है, उसको हम एग्रीकल्चर में री यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि भाई वो तो पूरा नाइट्रोजन फॉस्फोरस वाला पानी होता है ना, आपका वेस्ट में पूरा नाइट्रोजन ऑर्गेनिक होता है वो पूरा, तो वो एज अ मैन्योर यूज़ हो सकता है ना एग्रीकल्चर में। तो उसको हम वो पानी को हम वेस्ट नहीं करेंगे, उस पानी को हम रिवर्स में नहीं डालेंगे, बल्कि हम उसको इरीगेशन में यूज़ करेंगे, ताकि कम से कम पानी यूज़ हो पाए और कम से कम पॉल्यूशन हो, ठीक है। तो ये सब है इंटीग्रेटेड डिमांड एंड सप्लाई साइड मैनेजमेंट एट द ऑफ वाटर एट द लोकल लेवल। तो डिमांड और सप्लाई ऑफ वाटर को हम मैच करेंगे ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना है ना, ये सब है। फिर अगला मिशन आता है स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत क्या है, अभी पिछले बजट में, अभी इस बजट में बोला गया था ना, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, है ना। तो स्वच्छ भारत वही है कि भाई क्लीननेस कैंपेन है, ये मेगा क्लीननेस कैंपेन है ना, कि हम अपने आसपास की सराउंडिंग्स को अच्छा रखेंगे। और हम अच्छा कैसे रख सकते हैं, क्लीन कैसे रख सकते हैं, कि हम इसमें टारगेट ये है कि हमें इंडिया को ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना है, मतलब कि खुले में शौच नहीं करना है ना। ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना है, तो उसके लिए क्या होगा कि हर घर में टॉयलेट होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए गवर्नमेंट इंश्योर कर रही है। ये लॉन्च कब हुआ था, 2 अक्टूबर, गांधी जयंती के दिन लॉन्च हुआ था। ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना है, ये एम था इसका, फ़ेज़ 1 का। फ़ेज़ 1 का एम था कि हमें 100% ओपन डेफिकेशन फ्री करना है, जो कि अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट हो चुका है। तो अब फ़ेज़ 2 में हम क्या फोकस कर रहे हैं, फ़ेज़ 2 में हम ये फोकस कर रहे हैं कि भाई ये जो 100% है इसको तो हम कंटिन्यू रखेंगे ही, ठीक है। ये 100% कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है आप कॉम्प्लेसेंट हो गए कि भाई हाँ हो गया आप, तो ये 100% तो हमको इंश्योर करना ही करना है। इसके बाद जो वेस्ट अब आ रहा है उसका मैनेजमेंट भी करना है ना। अभी तो हमने ये प्रिवेंट कर दिया कि बाहर में वेस्ट, बाहर में ओपन में डेफिकेशन नहीं हो रहा है, बट जो डेफिकेशन इनसाइड हो रहा है, जो डेफिकेशन आपका घर के अंदर हो रहा है ना, उसको कैसे मैनेज करना है, उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। आप ऐसा थोड़ी है कि आप जो आपके घर से टॉयलेट निकल रहा है वो डायरेक्ट जाके रिवर्स में डंप कर देंगे, ऐसा तो है नहीं, उसको ट्रीट करना पड़ेगा।
तो उसको जब ट्रीट करना पड़ेगा उसके लिए फ़ेज़ 2 में गवर्नमेंट फोकस करेगी। तो किसका है, कौन सी मिनिस्ट्री का है, कौन है इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़ की? मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। फ़ेज़ 2 में हम क्या करेंगे, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है। ओपन डेफिकेशन फ्री तो बनाना ही है, और फ़ेज़ 2 का टारगेट क्या है, ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस, मतलब ओपन डेफिकेशन तो हो गई, ठीक है, उसके साथ साथ प्लस में क्या है, प्लस में ये है सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। तो हम उसको सस्टेनेबली करेंगे, ठीक है। तो ये है। अब फंडिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो सेंटर और स्टेट शेयर करेंगे इसका फाइनेंस कितना कितना। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में 90-10 है, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और हिमालयन स्टेट्स और यूटी और जम्मू एंड कश्मीर में इन जहाँ पे 90-10 का डिस्ट्रीब्यूशन है पैसे का, और बाकी जो स्टेट्स हैं उसमें 60-40 का है, और बाकी जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के बाकी जो हैं उसमें 100-0 का है, ठीक है। तो सारा का सारा यूनियन टेरिटरीज़ में पैसा कौन देगा, सेंटर देगा, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में 90-10 है और अदर स्टेट्स में 60-40 है, ठीक है। और क्या क्या कर रही है सरकार इसके लिए, स्वच्छ भारत को बनाने के लिए, कि इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन्स जो हैं, है ना, और उनको जो है उनके कंस्ट्रक्शन के लिए बीपीएल और जो अबव पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड्स हैं, अबव पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड रेस्ट्रिक्टेड टू SC ST, मतलब कोई भी SC ST है जो अबव पॉवर्टी लाइन है, और जो बिलो पॉवर्टी लाइन नॉर्मल जनता है, ठीक है, उनको पैसे देगी सरकार ताकि घर में टॉयलेट बन पाए, ठीक है। लैंडलेस लेबर्स हो गए, मार्जिनल फार्मर्स हो गए, फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग हो गए, और वुमेन हेडेड हाउस होल्ड्स हो गए। तो इन सारे घरों को सरकार पैसा देगी ताकि उसमें टॉयलेट बन पाए और स्वच्छ भारत मेंटेन हो पाए, ठीक है। उसके बाद आता है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है, आवास मतलब घर होता है ना, तो हाउसिंग फॉर ऑल, ठीक है, कि सबको हम घर प्रोवाइड करेंगे, सबको हम छत प्रोवाइड करेंगे, ताकि जो जैसे आपने देखा होगा रोड में कुछ कुछ लोग सोते रहते हैं साइड स्ट्रीट में, तो वो चीज़ ना हो पाए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ पाए, हम सबको घर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। दैट इज़ एन एम्बिशियस प्रोजेक्ट जिसका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है। तो हाउसिंग फॉर ऑल, ठीक है। व्हेन द नेशन कंप्लीट 75% ऑफ इंडिपेंडेंस, तो इस साल हमारा 75% है, 2075 ईयर्स होने में हो जाएंगे 2021 में, है ना। तो उसमें हमारा टारगेट ये है कि हम क्या करेंगे, हम हाउसिंग फॉर मतलब हाउसिंग हम सबको तब तक घर प्रोवाइड कर देंगे, है ना। द मिशन सीक्स टू एड्रेस द हाउसिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ अर्बन पुअर इंक्लूडिंग स्लम डवेलर्स एंड फॉलोइंग प्रोग्राम वर्टिकल्स। अब क्या क्या है, कौन कौन से देखते हैं हम आगे की, क्या कौन कौन इसमें कवर्ड है। स्लम रिहेबिलिटेशन ऑफ स्लम डवेलर्स, जो हम लोग तो शायद उसको कच्ची मड़ैया बोलते थे अपनी लैंग्वेज में, बट जो पीछे बहुत ही गरीब लोग रहते हैं ना, पीछे आपने देखा होगा कुछ बड़ी बड़ी कॉलोनीज़ में पीछे झोपड़ियाँ बनी रहती हैं, उन झोपड़ियों को बोलते हैं स्लम्स, ठीक है। जहाँ पे बहुत कंजस्टेड रहता है चीज़ें, सैनिटेशन बहुत ख़राब रहता है, कहीं कहीं होता है जैसे मुंबई का वो वाला धारावी एरिया है ना, वहाँ पे पूरा स्लम एरिया है, वो बहुत ज़्यादा लोग वहाँ रहते हैं और सैनिटेशन बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो वो होते हैं स्लम्स हमारे, ठीक है। तो स्लम रिहैबिलिटेशन ऑफ स्लम डवेलर्स उनको फोकस करेगा। प्रमोशन ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर वीकर सेक्शन, जो भाई घर नहीं बना पा रहे हैं या पैसा नहीं है, उनको हम पैसा देंगे ताकि अफोर्डेबल क्रेडिट भी देंगे उनको ताकि वो घर बना पाएँ, ठीक है। अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप विद पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स, तो पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स को इन्वॉल्व करेंगे ताकि एफिशिएंट हाउसिंग हो पाए, ठीक है। सब्सिडी देंगे, बेनिफिशरीज़ जो हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और लो इनकम हाउस ग्रुप्स के, ठीक है, उनको पैसा मिलेगा। गवर्नमेंट अपनी साइड से क्या करेगी, इंटरेस्ट सब्सिडी देगी 6.5% की ऑन हाउसिंग लोन्स विच कैन बी अवेल्ड बाय बेनिफिशरीज फॉर 15 ईयर्स फ्रॉम द लोन ऑफ, मतलब लोन जब आपने लिया है तब से 15 साल तक आप वो इंटरेस्ट सब्सिडी का बेनिफिट उठा सकते हो। तो गवर्नमेंट इसमें 6.5% की सब्सिडी देगी, ठीक है। द गवर्नमेंट विल ग्रांट 1 लाख रुपीज़ टू ऑल बेनिफिशरीज ऑफ द स्कीम, जितने भी बेनिफिशरीज होंगे उनको 1 लाख रुपये मिलेगा। एडिशनल 1.5 लाख रुपये मिलेगा जितने भी एलिजिबल अर्बन पुअर लोग हैं जो अपना घर बनाना चाहते हैं अर्बन एरियाज़ में, ठीक है, या फिर रेनोवेट कराना चाहते हैं, उनको भी देगी सरकार। तो ये सब सरकार जो है वो फोकस कर रही है, ठीक है। अगले में आ जाते हैं, अगला क्या है, अगला है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। फसल का बीमा कराएंगे, यानी क्रॉप इंश्योरेंस की स्कीम है, राइट। अब क्रॉप इंश्योरेंस क्यों करना है, क्यों ज़रूरी है, क्योंकि भाई फार्मर्स को हमको प्रोटेक्ट करना है, फार्मर्स को प्रोटेक्ट करना है। मान लो ड्रॉट आ गया तो सारी फसल तो ख़राब हो गई, अब फार्मर क्या करेगा बेचारा, उसको पैसे तो आएंगे नहीं, अर्निंग आएगी नहीं, तो कैसे कैसे होगा चीज़ें, तो उनका इंश्योरेंस कराते हैं। जैसे आप गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हो वैसे कार का इंश्योरेंस होता है ना। तो उसके लिए अब क्या होगा कि कौन पैसा पे करेगा। अब देखो जितना भी इंश्योरेंस होगा उसका जो प्रीमियम है उसका अब अलग अलग क्रॉप में अलग अलग प्रीमियम है, ठीक है। जैसे खरीफ क्रॉप के लिए प्रीमियम 2% सिर्फ फार्मर को पे करना पड़ेगा, बाकी सेंटर और स्टेट बियर करेगा।
रबी क्रॉप्स के लिए सिर्फ 1.5% फार्मर को देना पड़ेगा, बाकी सब सेंटर स्टेट करेगा। और जो कॉमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं उसके लिए 5% देना पड़ेगा फार्मर को, और बाकी अपना सेंटर स्टेट करेगा। तो सबसे पहले तो आप यही बता दो, अगर कंसेप्ट बेसिक क्लियर नहीं है, कि रबी क्रॉप कौन सी होती है। तो ये जो विंटर में जिनकी हार्वेस्टिंग होती है उनको हम बोलते हैं रबी क्रॉप, है ना, जो विंटर्स में उगती हैं। और जो मानसून में उगती हैं, जो रेन में उगती हैं, ठीक है, वो होती हैं खरीफ क्रॉप। तो विंटर में कौन सी आएगी, जैसे वीट हो गया, है ना, वीट विंटर। और रेन में कौन सी आएगी, राइस। तो ऐसे याद करो, देखो, आर रेन आर राइस, डब्लू वीट डब्लू विंटर, ठीक है। तो ऐसे याद हो जाएगा। ये बहुत कंफ्यूजिंग रहता है, लोग भूल जाते हैं बहुत जल्दी ना, कंफ्यूज हो जाते हैं कि वीट कहाँ था, खरीफ में था कि रबी में था, है ना। तो ऐसे याद कर सकते हो, वीट जो है डब्लू से स्टार्ट होता है और विंटर भी डब्लू से स्टार्ट होती है, तो वीट विंटर हो गया। और रेन आर से स्टार्ट होती है और राइस भी आर से स्टार्ट होता है, तो आर जो है वो राइस हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। अब द स्कीम इज़, ये स्कीम जो है वॉलेंट्री है। पहले ये जो जिन्होंने लोन ले रखे थे उनके लिए कंपलसरी थी, बट अभी जो है इसको वॉलेंट्री कर दिया सबके लिए। क्या ऑब्जेक्टिव है इसके, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू फार्मर्स क्रॉप लॉस से बचाने के लिए, ठीक है। इंश्योर करना है फार्मर्स को, ताकि उनकी इनकम स्टेबलाइज हो पाए, है ना, ताकि अगर मान लो फसल ख़राब हो गई तो उनकी इनकम जो है उसको स्टेबलाइज कर पाएँ, ठीक है। encouraging the farmers to adopt innovative modern agriculture practices, modern agriculture practices फार्मर्स अडॉप्ट करें, क्योंकि तब तब उनको अपने क्रॉप का वो नहीं रहेगा, क्रॉप का डर नहीं रहेगा कि भाई क्रॉप ख़राब हो गई तो क्या होगा, ठीक है। तो वो इनोवेशन कर सकते हैं उस चीज़ में। क्रेडिट बढ़ाना है हमको एग्रीकल्चर सेक्टर में, ये इसका एक मोटिव है, ठीक है। इंश्योरिंग फ्लो ऑफ क्रेडिट टू एग्रीकल्चर सेक्टर विच कंट्रीब्यूट्स टू द फूड सिक्योरिटी, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड enhancing growth and competitiveness of the agriculture sector, और besides protecting farmers from production risk। वही है, रिस्क से बचाना है ना, रिस्क से बचाना है ताकि वो अपना जो ध्यान है वो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, ग्रोथ और इन सब में देखें, है ना, इन सब में करें। उसके बाद दूसरी स्कीम आती है जिसको हम बोलते हैं पीएम किसान स्कीम। पीएम किसान क्या है, किसान सम्मान निधि, है ना, इसका फुल फॉर्म है। इसमें क्या है, इसमें 6,000 रुपये दिए जाते हैं फार्मर्स को, 2-2 हज़ार की इंस्टॉलमेंट में, ठीक है, क्वार्टर वाइज। तो ये पूरी स्कीम है, बस और कुछ नहीं है, ताकि उसमें उनकी हम इनकम को सपोर्ट कर पाएँ, ठीक है। ऑल लैंड होल्डिंग फार्मर्स फैमिलीज अक्रॉस द कंट्री टू इनेबल देम टू टेक केयर ऑफ द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। ऑल्दो ये 6,000 में कुछ होता नहीं है, बट स्टिल सरकार दे रही है 6,000 रुपये। तो 6,000 है पर साल, 2,000 रुपये का ट्रांसफ़र होता है 4 मंथली इंस्टॉलमेंट्स में, इन 3 to 4 मंथली इंस्टॉलमेंट्स में होता है। कवर ऑल फार्मर फैमिलीज इन द कंट्री। अब इसमें कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं, ये देख लो, इनको छोड़ के बाकी सब कवर्ड हैं। कौन कौन कवर्ड नहीं है, ऐसे फार्मर्स जिन्होंने इनकम टैक्स दिया है, ठीक है, लास्ट ईयर में इनकम टैक्स दिया है। प्रोफेशनल्स जैसे डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, इनको अब क्या ही दोगे आप 6,000 रुपये, इनका कुछ इनकी सैलरी खुद ही ज़्यादा होगी, तो 6,000 रुपये में इनका क्या ही होगा, ठीक है। पेंशनर्स जो पेंशन ले रहे हैं सरकार से 10,000 या उससे ऊपर की, ठीक है, तो वो एलिजिबल नहीं है। इनको छोड़ के बाकी सारे जो लोग हैं वो इसमें एलिजिबल हैं। तो ये याद कर लेना कौन कौन एलिजिबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद सिमिलर प्रोग्राम्स कुछ कुछ ऐसे हैं जो बाकी स्टेट्स में हैं, जैसे भवंतर भुगतान योजना, रायतु बंधु तेलंगाना में है, कालिया स्कीम है, कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन। इसमें जो सरकार है, उड़ीसा गवर्नमेंट, वो 10,000 रुपये देती है, ठीक है, ओवर द ईयर, 2 क्रॉपिंग सीजन का मिला के 10,000 रुपये देती है। तेलंगाना में शायद 4,000 पर एकड़ है इसका जो रेट है, गवर्नमेंट 4,000 देती है। तो इस टाइप की स्कीम्स जो हैं वो चल रही हैं, ठीक है। तो चलिए, ये वाली स्कीम अगले हम लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, है ना। आज के लिए काफ़ी स्कीम्स पढ़ ली, और नेक्स्ट लेक्चर में हम और स्कीम्स को पढ़ेंगे फिर, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, और जाते जाते चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच, दोस्तों को बताइए अपने। चलिए, अगले लेक्चर में मिलते हैं, बाय।